हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की जो हमारी सब्जेक्ट है, एक प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान। उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है मनोविज्ञान क्या है, यानी कि व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के कुछ जो बेसिक्स होते हैं, किस तरीके से साइकोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, यानी कि किस तरीके से साइकोलॉजी का विकास हुआ, साइकोलॉजी का अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ क्या रिलेशन होता है, साइकोलॉजी कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं और साइकोलॉजी का क्या हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, क्या उसकी यूटिलिटी होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है क्लास 11th ईएसपी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ध्यान रखना, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नाम को डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और इस क्वेश्चन को आपको मेरे को बिल्कुल लास्ट में बताना, जब आप वीडियो खत्म करोगे इसको तब बताना है। क्वेश्चन ये है कि मनोविज्ञान होता है, यानी कि जो साइकोलॉजी होता है उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूटिलिटी होती है, यानी कि जो हमारी जो मनोविज्ञान का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है उसके बारे में बताना है। ये आपका एक टॉपिक भी है, मनोविज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, तो आप इसको बता पाओगे जब आप इस चैप्टर को पूरा खत्म करोगे। सबसे पहले हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है कि कोई भी जो विद्या शाखा होती है उसको परिभाषित करना कठिन क्यों होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विद्या शाखा के बारे में। यानी कि विद्या का मतलब होता है नॉलेज और शाखा का मतलब होता है ब्रांचेस। यानी कि नॉलेज की जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं उनको विद्या शाखा के रूप में हम उसको बता सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अब जो विद्या शाखा होती है, तो विद्या कौन सी होती है? विद्या के लिए एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं दर्शन, यानी कि जो फिलोसफी होता है उसको हम विद्या कह सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज ही क्या होती है? फिलोसफी होती है। यानी कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो नॉलेज होती है और नॉलेज ही फिलोसफी होती है। इतना ठीक है। अब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे किससे निकल कर आए हैं? वो फिलोसफी से निकल कर आए हैं, यानी कि मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इज फिलोसफी। चाहे अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, चाहे साइंस की बात करें, चाहे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे किससे निकल कर आए हैं? वो निकल कर आए हैं हमारी फिलोसफी के अंदर से। ठीक है, तो फिलोसफी को हम बोलते हैं सभी सब्जेक्ट्स की या फिर जितने भी विषय होते हैं उनकी जननी। तो जो भी हमारी थॉट्स होते हैं, जो भी विद्या होती है, जो भी नॉलेज होती है, उसको हम कुछ शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यानी कि पूरी की पूरी जो नॉलेज होती है उनको सिर्फ एक कंसाइज वे में, ठीक है, तो उसको हम कुछ शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये हम उनको क्यों परिभाषित नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो पहला रीज़न होता है कि वो सर्वदा विकसित होती रहती है, यानी कि उनका जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रेजुअली होता रहता है। धीरे धीरे समय के साथ में इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अभी हम आगे वाली जो स्लाइड्स हैं आने वाली उसमें पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि जो साइकोलॉजी है उसका जो विकास है, उसका एवोल्यूशन है, वो भी समय के साथ में आया। ठीक है, समय के साथ वो विकसित होती रही। और जब वो अपने इनिशियल डेज में थी, जब उसका विकास हो रहा था, तब उस टाइम पर कुछ जो फिलोसोफर थे, क्योंकि उस टाइम पर हम उनको फिलोसोफर ही बोलेंगे जिन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बात की, क्योंकि हम इसमें आगे बात करेंगे कि जो साइकोलॉजी है उसकी कुछ स्टेजेस थी जिसमें साइकोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ। इसमें हम जो फर्स्ट 2 स्टेजेस थी, यानी कि जो पहली 2 अवस्थाएं थी, पहले 2 चरण थे, उसमें हम जानेंगे कि जो साइकोलॉजी थी वो फिलोसफी का एक पार्ट थी। तो उन दोनों को हम उस दोनों चरणों में जितने भी जो भी जिसने भी साइकोलॉजी के बारे में बात की उनको फिलोसोफर ही कहेंगे। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले किसने आत्मा का अध्ययन इसको बोला, साइकोलॉजी को। उसके बाद किसने इसको जो मन होता है मन का विज्ञान बोला। उसके बाद में कुछ आए उन्होंने उसको चेतना का विज्ञान बोला। कुछ और फिलोसोफर आए, साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने बोला कि जो साइकोलॉजी है वो हमारे जो व्यवहार होते हैं उनका अध्ययन है, यानी कि उनकी स्टडी है। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारी जो नॉलेज ऑफ ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है, वो हमेशा विकसित होती रहती है समय के अनुसार। समाज की जो मांग होती है उनके अनुसार अलग अलग जो व्यक्ति आते हैं, अपने मत देते हैं, अपने विचार देते हैं, और इसमें विकास, इसमें परिवर्तन करते रहते हैं। और दूसरा होता है कि कोई भी जो नॉलेज होती है उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें किसी को हम एक परिभाषा के अंदर लेके नहीं आ सकते हैं। तो मेन रीज़न ये होता है कि उनको कुछ शब्दों में हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो जो साइकोलॉजी है वो हमें देखने को मिलता है जो ग्रीक भाषा है उसके अंदर। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान बोलते हैं, यानी कि मन का विज्ञान। तो ये हिंदी में तो ये काफ़ी ईजी है। इंग्लिश की बात करते हैं तो ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्द हैं, एक है साइकी और दूसरा है लोगोस। तो साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो मनोविज्ञान के अंदर आता है। यानी कि मनोविज्ञान क्या था? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन था जब वो अपने इनिशियल डेज में था। लेकिन आज के टाइम पे जो मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वो काफ़ी अलग है। अब वो जो मनोविज्ञान होता है उसको हम मानसिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हमारे हमारे साथ जो भी व्यवहार होते हैं, उनके अध्ययन करने वाले एक विज्ञान के रूप में हम उसको परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो
इन कुछ वर्ड्स के अंदर हम जो साइकोलॉजी होती है उसको हम परिभाषित कर सकते हैं, उसको एक परिभाषा के अंदर ला सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी अनुभव होते हैं, जो भी व्यवहार होते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम मानसिक प्रक्रिया यानी कि जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो मेंटल प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमें हमें सोचने के लिए यानी कि थिंकिंग करने के लिए, जो भी रैशनल थिंकिंग होती है उसको करने के लिए, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको एक्वायर करने के लिए, और रिटेंशन की जो पावर होती है उसको बनाए रखने के लिए, इसके रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम कुछ चीज़ों को याद कर सकें, थिंकिंग कर सकें, रैशनल थिंकिंग होती है उसको कर सकें, और जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हम अपने एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज़ करते हैं, उनसे जो हमें प्राप्त होता है, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको रिटेन कर सकें, उसको याद कर सकें। ठीक है, तो ये मेंटल प्रोसेस के अंदर आ जाता है। अब इन प्रक्रियाओं में जो भी मस्तिष्क होता है यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं यानी कि अलग अलग जो हिस्से होते हैं वो आपस में बातचीत यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो इसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें जो मेंटल प्रोसेस होते हैं वो पॉसिबल हो पाते हैं। अब अगर हम अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव जो होते हैं स्वभाव से आत्मपरक होते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअली अनुभव होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है, अगर मैं सपोज करो मैं किसी चीज़ को फील कर रहा हूँ, मेरे साथ वो चीज़ हो रही है, तो आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे। सिमिलरली सेम आपके ऐसा मेरे साथ भी होगा कि आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैपन हो रही हैं, घटित हो रही हैं, तो मैं आप उन चीज़ों को फील नहीं कर पाऊंगा। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आत्मपरक होते हैं, इंडिविजुअली हम उसको फील कर पाते हैं। हम न तो दूसरों के जो अनुभव होते हैं उनका प्रेक्षण यानी कि उनको टेस्ट कर पाएंगे, और ना ही उनके जो अनुभव होते हैं उनके विषय में जान सकते हैं। ठीक है, अनुभव करने वाला जो व्यक्ति होता है अपने अनुभवों को जान सकता है स्वयं। ठीक है, कि कौन क्या फील कर रहा है वो अपने आप ही जान सकता है। जैसे क्लास में अगर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी सैड बैठे रहते हैं, दुखी रहते हैं, हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हम उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी अनुभव होते हैं वो खुद व्यक्ति जिसके ऊपर बीत रही है वो उन चीज़ों को समझ सकता है, उन चीज़ों को जान सकता है। अब अनुभव जो होते हैं हमारी चेतना में बसे होते हैं, यानी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है उसमें बसे होते हैं। ठीक है, तो जो अनुभव होते हैं वो हमारी जितनी भी मानसिक और जो भी भावनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अब मानसिक और जो भावनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं उनके अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ कैसे अटैच होते हैं, कैसे उसके साथ मिले हुए होते हैं। आपके साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हुई है, आपके परिवार में किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है, तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं सैड तरीके के होते हैं। ठीक है, आपका जो मेंटल प्रोसेस होता है उस टाइम पे काम करना अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता है। तो जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक है, ये अनुभव व्यक्ति के जो मानसिक विकास होता है यानी कि जो जो मेंटल डेवलपमेंट होता है या फिर जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका जो बिहेवियर होता है उस पर अपना प्रभाव डालते हैं, उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर कुछ बुरी स्थितियों से जा रहा है, उसकी लाइफ में कुछ घटित हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसको जो मेंटल प्रोसेस है या फिर जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। सपोज करते हैं कोई एक बच्चा है, उसको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, तो वो उस टाइम पर क्या होगा, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो अच्छा नहीं होगा, उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग आएगी वो अच्छी नहीं होगी, वो समाज को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकता, और उसका जो बिहेवियर होगा वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि बाकी सबको खाना मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, और यहीं से जो बच्चे होते हैं वो गलत आदतों को पकड़ते हैं, वो चोरी करते हैं, ठीक है, मारपीट, इस तरीके से अलग अलग जो व्यवहार होते हैं, गलत जो व्यवहार होते हैं उनको अपनाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी अनुभव होते हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी लाइफ लॉन्ग जो जर्नी होती है उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवहार की। व्यवहार क्या होता है? सबसे पहले व्यवहार की मैं अपनी एक डेफिनेशन बताता हूँ कि आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति होता है जिसको आसानी से ठगा जा सकता है, आप उसके साथ किस तरीके से बर्ताव करते हो वो आपका व्यवहार होता है, आपका व्यक्तित्व होता है। ठीक है, तो जो व्यवहार होता है व्यक्ति के रुझान और रवैये का तरीका होता है, यानी किस तरीके से व्यक्ति जो होता है किस तरीके का रवैया करता है, क्या दर्शाता है, वो हमारे व्यवहार कहलाता है। यह जो व्यवहार होता है व्यक्तित्व, सोचने के तरीके और दूसरों के साथ बर्ताव के जो तरीके होते हैं उनके बारे में बताता है, उनको दर्शाने का काम करता है, यानी कि हम दूसरे के साथ में किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। आप देखोगे आप अपने पेरेंट के साथ में अलग तरीके से बिहेव करते हो, दोस्तों के साथ अलग करोगे, क्लास में जो और फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ अलग करोगे, टीचर्स के साथ तो सबसे अलग करोगे। तो इस तरीके से आपका जो व्यवहार होता है वो चेंज होता रहता है, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो दूसरे के साथ किस तरीके से हम बर्ताव करते हैं वो हमारे बिहेवियर कहलाते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन ये होती है। व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तिगत और जो सामाजिक अंतक्रियाएं होती हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि हमारे जो व्यक्ति होते हैं समाज में किस तरीके से
जाते हैं, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों से किस तरीके से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो उनसे जो भी रिएक्शन निकल कर आते हैं, ठीक है, तो वो उनको हम कह सकते हैं वो व्यवहार होते हैं। अब जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं जिसमें हम संलग्न होते हैं, यानी कि जिसमें हम काम करते हैं, कि अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं हमारी व्यवहार होती हैं, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं उनसे हमारी जो भी रिएक्शंस निकल कर आते हैं, ठीक है, जिसमें हम काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो सिंपली बिहेवियर हो जाती हैं। अब जो व्यवहार होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो व्यवहार होते हैं, उनको जो पहला टाइप होता है वो बाह्य व्यवहार होता है, यानी कि जो हमें बाहर से देखने को मिलता है। इसमें जितने भी व्यवहार होते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, वो हमें सामने से दिखाई देती हैं, कोई भी अगर उसको दिखा रहा है तो, ठीक है, यानी कि प्रकट हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आंतरिक व्यवहार, यानी कि जो इंटरनल बिहेवियर होता है वो आता है इसमें, और ये जो होते हैं वो प्रकट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसको हम आसानी से देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए हमें व्यक्ति को समझना पड़ेगा, तभी हम इनको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब साइकोलॉजी को अगर हम बात करते हैं, साइकोलॉजी को हम 3 सब्जेक्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, और साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। यानी कि साइकोलॉजी को हम एक सब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से बता सकते हैं, इसको किस तरीके से, किन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट होता है, किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये एक सोशल साइंस का पार्ट होता है, और किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल साइंस के अंदर आता है, यानी कि जो प्राकृतिक विज्ञान होता है उसके अंदर आता है। अब विद्या शाखा या फिर जो डिसिप्लिन होता है उसके रूप में हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 1879 में लिप्जिंग में जो पहली प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान की वो खोली गई थी, ठीक है, और ये खोलने का काम किसने किया था, ये थे आपके जो विलियम वुंड थे, उन्होंने किया था। अब इन्होंने क्या किया था, इसमें इस प्रयोगशाला में ये कुछ व्यक्तियों को लेकर आते थे, उसकी आंखें बंद करवाते थे और उनसे कुछ प्रश्न पूछते थे उनके बारे में, ठीक है, तो इससे क्या होता था, ये मानव व्यवहार के बारे में स्टडी करना जानते थे। तो यह वैज्ञानिक रूप से मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट होता है, जो भी ह्यूमन के जो बिहेवियर्स होते हैं, उनके जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, उनके बारे में स्टडी करने का काम करता है। और इसमें कुछ जो साक्ष्य होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, कुछ जो सिद्धांत होते हैं उसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एक जो साइकोलॉजी होता है उसको हम एक सब्जेक्ट या फिर एक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अनुभवजन जो साक्ष्य होते हैं, अलग अलग जो थ्योरीज होती हैं, वो एक सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ सकते हैं। इस बेसिस पर कह सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब सामाजिक विज्ञान के रूप में हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो हमारे आसपास अलग अलग समाज होते हैं, समाजों में अलग अलग संस्कृति होती है, ठीक है, तो अलग अलग जो समाज होते हैं, सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव होते हैं, संदर्भों में जो मानव का व्यवहार होता है, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनको समझा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति किस समाज में रहता है, कोई अगर हिंदू समाज से आता है तो उसकी जो व्यवहार होंगे, उसके जो विचार होंगे वो अलग होंगे। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति सिख समुदाय से आता है, उसके जो विचार होंगे, उसके जो व्यवहार होंगे वो अलग होंगे। मुसलमान होगा तो उसके जो व्यवहार होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव होता है उसमें मानव का जो व्यवहार होता है उसको समझने की कोशिश की जाती है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि समाज के अनुसार जो भी परिवर्तन आते हैं वो हम मानव के अंदर उनको साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। यह समाज के मानदंडों और संरचनाओं के संबंध में व्यक्तिगत और सामूहिक संपर्क, सामाजिक प्रभावों और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की जांच करता है। यानी कि समाज में जितने भी नियम होते हैं, जो भी समाज की संरचना होती है, समाज की जितनी भी संस्थाएं होती हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, जो व्यक्तिगत समूह होते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत समूह या फिर जो सामूहिक संपर्क होते हैं, तो वो चीज़ें किस तरीके से इनको प्रभावित करती हैं, जो भी मानव व्यवहार होता है, ठीक है। उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी होती है या फिर जो मनोविज्ञान होता है वो सामाजिक विज्ञान के अंदर आता है, उसके रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब इसको, ये तो बुक इसकी डेफिनेशन होगी, तो इसको हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि समाज में किस तरीके से जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार मानव का जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन आता रहता है। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है उसको हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं, उसके एक ब्रांच के रूप में देख सकते हैं। अब नेचुरल साइंस के रूप में ये किस तरीके से काम करती है, तो इसमें हम जो भी साइंस की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, थ्योरीज होती हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, जो मानव का मस्तिष्क होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो जैविक कारक होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और इसमें कुछ जो वैज्ञानिक तरीके होते हैं, कुछ वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती हैं, उनका उपयोग किया जाता है। जैसे
अगर हम बात करते हैं तंत्रिका विज्ञान और जो मनोविज्ञान होता है वो आपस में मिलकर जो मानव का मस्तिष्क है उसके बारे में समझने की कोशिश करता है कि जो हमारा मस्तिष्क है या फिर जो हमारा ब्रेन है उसकी संरचना किस तरीके से, उसकी बनावट किस तरीके से आ रखी है, किस तरीके से वो बन रखा है और वो चीज़ें किस तरीके से हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपस में मिलकर ये एक खोज करते हैं जो कि प्राकृतिक विज्ञान के साथ मनोविज्ञान को जोड़ने का काम करता है। अब मानव और जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, सॉरी, मन और जो व्यवहार होता है वो क्या होता है। अब मन को हम कह सकते हैं कि मन क्या होता है, सोच, स्मृति, धारण, तर्क और समस्या समाधान जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है। यानी कि अगर आप सोच पा रहे हो, स्मृति है, आप चीज़ों को याद कर पा रहे हो, आप जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको लर्न कर पा रहे हो, उनको याद कर पा रहे हो, आप जो कुछ तर्क होते हैं यानी कि कुछ बातें होती हैं उनके विरोध में कुछ बातें बता पा रहे हो, तर्क कर पा रहे हो, तो वो आपके मन के अंदर आती है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि मन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, मस्तिष्क से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी मन के अंदर आती है। इसमें भावनात्मक अनुभव, हमारे विश्वास, जो भी पर्सपेक्टिव होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें चेतना भी शामिल हो जाती है। चेतना होती है हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो आती है कि आप कितनी तरीके से सजग हो, कितने अपने आप में जागरूक हो। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार अभी हम पढ़ के आए हैं, व्यवहार का तात्पर्य क्या होता है, क्रियाओं और जो प्रतिक्रियाओं से होती हैं। यानी कि हम क्या एक्शंस करते हैं, उनसे क्या रिएक्शन आता है, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो व्यवहार के अंदर आती है। इसमें मौखिक यानी कि जो वर्बली और जो नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो शामिल हो जाते हैं। आप चीज़ों को बोल के एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू कर रहे हो तो वो आपके व्यवहार के अंदर आती है। अब मन और जो व्यवहार होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलेशन होता है। अब जो मन विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं के माध्यम से व्यवहारों को प्रभावित करने का काम करता है। अभी मैं आपको एक थोड़ी सी जो स्टोरी है उसके बारे में बताऊंगा किस तरीके से जो हमारा मन होता है हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। जो व्यवहार होते हैं वो सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संदर्भों द्वारा आंतरिक स्थितियों को प्रकट करते हैं। यानी कि अलग अलग समाजों से व्यक्ति आते हैं, उनकी जो संस्कृति होती है वो अलग होती है, जो पर्यावरण संदर्भ होते हैं वो अलग होते हैं, वो हमारे जो व्यवहार होते हैं उनको परिवर्तित करने का काम करता है, उनको प्रभावित करता है। अब कई ऐसी कहानियाँ हैं, ठीक है, कई ऐसी स्टोरीज हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मन और जो व्यवहार होता है वो किस तरीके से आपस में रिलेटेड होता है। आपने शायद ये स्टोरी है, इस क्लास का नाम याद नहीं आ रहा है कौन सी क्लास थी, उसमें एक स्टोरी है द लास्ट लीफ। इसमें क्या होता है, दो लड़कियां होती हैं, वो आपस में दोस्त होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक जो लड़की होती है उसको कुछ बीमारी हो जाती है, बुखार वगैरह सा, थोड़ी सी उसको कमजोरी आने लगती है और वो बेड पर पड़े रहते, पड़े एक खिड़की के बाहर एक पेड़ था उसको देखती है और वो मौसम पतझड़ का मौसम था। उस टाइम पर वो लड़की को लगता है कि उससे पत्ते गिर रहे हैं पेड़ से और जिस दिन आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी। तो आप ये सोचो कि किस तरीके से उसने उस चीज़ को अपने व्यवहार से, अपने जो थॉट होते हैं उससे रिलेट कर पाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी है। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना ही है कि किस तरीके से जो हमारा मन होता है हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए अगर हमारा जो मन है वो हैप्पी फील कर रहा है, खुश हैं हम, तो हमारा जो व्यवहार होगा वो अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम एंजियस हैं, हम एंजाइटी फील कर रहे हैं, हम स्ट्रेस में हैं, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारा जो व्यवहार होगा काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, वो अच्छा नहीं होगा। और जो भी हमारा व्यवहार आएगा उससे जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे उससे हमें कुछ ना कुछ जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे अंदर आएंगे। तो हमारे जो मेंटल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, हमारा जो मन होता है, हमारे जो व्यवहार होते हैं, अनुभव होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, दूसरी जो स्टोरी है वो आप ये पढ़ सकते हो, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है कि एक प्रोफेसर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कुछ लड़के होते हैं उनके बीच में एक थिएटर करवाने का काम करता है, एक नाटक का काम करता है और वो टोटल 7 दिन चलना होता है। इसमें कुछ जो व्यक्ति होते हैं उनको अपराधी बनाया जाता है, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको प्रिजन में या फिर जो जेल होती है उसके अंदर डाला जाता है। कुछ जो व्यक्ति होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, उनको जो पुलिस होता है उसका रोल दिया जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा थिएटर करने में उनको 7 दिन का टाइम मिला था, लेकिन वो उन चीज़ों को 7 दिन तक नहीं कर पाते हैं, वो चौथे या 5वें दिन उनको छोड़ देते हैं। तो इससे क्या है, क्योंकि उन जो वो रोल कर रहे थे ना, वो उनके मस्तिष्क में इस तरीके से फीड हो गया था, इस तरीके से सेव हो गया था कि उनको अच्छा फील नहीं लगा। ठीक है, उन्होंने उसको करना ही बंद कर दिया, उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो। अब मनोविज्ञान के अनुशासन के बारे में कुछ लोकप्रिय धारणा, यानी कि कुछ ऐसी हम थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें अक्सर देखने को मिलता है मनोविज्ञान के साथ में।
अब इसमें जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो ये आता है कि जितने भी मनुष्य होते हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं वो अपने आप को एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में बताने लगते हैं। यानी कि कोई भी काम होता है हमारे आसपास हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करने लगते हैं। यानी कि लगभग हर कोई व्यक्ति होता है वो मनोवैज्ञानिक की तरह काम करने लगता है, ठीक है, हमारे आसपास में। और ये समझने की कोशिश करने लगता है कि किसी ने अगर ऐसा व्यवहार किया है तो वो क्यों किया है, और उसके बारे में एक जो रीज़न होता है, एक स्पष्टीकरण होता है, वो उस चीज़ों को डिफाइन करने लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा था बाइक लेकर, ठीक है, साइकिल से जा रहा था, एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। अब वो था एक पढ़ा लिखा, हम कह सकते हैं उसको, उसने उसको उसके पार चला गया, ठीक है, आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कॉमन होती है ना वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि कोई भी जो व्यवहार होता है उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई घटना होती है, लोग उसके बारे में उसका स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि उसने बिल्ली ने रास्ता काट के गई थी, ठीक है, वो उसको क्रॉस कर गया, इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको स्पष्टीकरण के साथ उसके लिए तैयार रहते हैं हमेशा। तो हम में से जो अधिकांश में जो मानव व्यवहार होता है उसका अपना सिद्धांत होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का व्यवहार करता है तो उसके लिए अलग अलग जो स्पष्टीकरण होते हैं, ठीक है, किस कैटेगरी में किस चीज़ को रखना है, ठीक है, अलग अलग जो थ्योरीज होती हैं वो हर किसी की अलग अलग होती हैं। यानी कि सबके थॉट जो होते हैं किसी चीज़ को लेकर अलग अलग होते हैं। मानव व्यवहार के ऐसे लोकप्रिय जो सिद्धांत होते हैं, यानी कि जो थ्योरीज होती हैं, वो कॉमन सेंस पर बेस्ड होती हैं, कॉमन सेंस पर आधारित होती हैं। साइकोलॉजी के अंदर आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, जिसमें आप एस फैक्टर और जी फैक्टर के बारे में पढ़ोगे, जिसमें जी फैक्टर होता है वो सब में होता है जिसको कॉमन सेंस बोला जाता है, और जो एस फैक्टर होता है वो जो स्किल फैक्टर होता है वो होता है, और वो उसी के अंदर आ सकता है जिसके अंदर जो कॉमन सेंस का जो जी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो भी सिद्धांत होते हैं वो हमारे कॉमन सेंस पर आधारित हैं। जिसकी जितनी अच्छी कॉमन सेंस होगी वो अच्छे से इन जो थ्योरीज होती हैं उनको डेवलप करेगा, उनके पीछे जो रीज़न होंगे उनको बताएगा। अगर वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाए, अगर इसको हम साइंटिफिक तरीके से देखें, वैज्ञानिक तरीके की जो पद्धतियाँ होती हैं उनको उपयोग करते हैं, तो ये जो थ्योरीज होती हैं वो सच भी हो सकती हैं और सच भी नहीं हो सकती हैं। यानी कि कुछ सही हो सकती हैं, कुछ सही नहीं हो सकती हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताया था, बिल्ली रास्ता काट के चली गई, वो चला गया। अब इसके पीछे कोई साइंटिफिक थ्योरी तो है नहीं कि वो उसी की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कुछ सच हो सकती हैं, कुछ सच नहीं हो सकती हैं। और जो भी कॉमन सेंस के बेस पर जितनी भी हम अवधारणाएं बनाते हैं, कोई भी व्याख्या करते हैं, वो हमारी पूर्व दृष्टि, यानी कि जितने भी हमारी जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं उनका बेस होती है और उनकी कम व्याख्या करती है। यानी कि कुछ जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो इंसाइट्स होती हैं उन पर बेस्ड होती है, हमने सिर्फ सोचा और उसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में ये जो व्याख्या होती है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हमें कम देखने को मिलती है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, एक उदाहरण के रूप में हम इसके बारे में बात करेंगे। आप दो दोस्त थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे दोस्त हो, बचपन से साथ में रह रहे थे। अब क्या हुआ, एक की फैमिली का ट्रांसफ़र हो गया आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर, तो आप यहाँ पर और वो जो व्यक्ति है आपका जो दूसरा दोस्त है वो बहुत ज़्यादा दूर है आपसे। तो ऐसे में आपको दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब दो धारणा यहाँ पर समाज जो होता है या फिर आसपास जो लोग होते हैं वो बनाएंगे, और इसमें सबसे पहली जो धारणा होगी दृष्टि से ओझल और दिमाग से ओझल। यानी कि कोई व्यक्ति आपकी नज़रों के सामने से गायब हो गया और आपने उसको अपने दिमाग से भी गायब कर दिया। और जो दूसरी आएगी कि जो दूरियां होती हैं दिलों को स्नेहपूर्ण बनाती है, यानी कि जो डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है वो बेस्ट होता है और उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो लव होता है काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो दूरियां होती हैं दिलों को स्नेहपूर्ण बनाने का काम करती हैं। तो दो थ्योरीज हैं वो आती हैं। अब ये जो दो थ्योरीज होती हैं वो किसके ऊपर काम करेगी, यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जिसके ऊपर ये काम करेंगी। अब दोनों बयान हैं, यानी कि जो दोनों फैक्ट्स हैं वो विपरीत हैं, आप एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। अब इसमें कौन सा सच है कौन सा सच नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा। अब इसका जो स्पष्टीकरण है, इसके बारे में जो डेफिनेशन है वो हमें जब ही मिलेगी कि हमारे साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर हमारे साथ में अगर जो भी फ्रेंड था हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वो आपसे दूर चला जाता है तो आपके जीवन में क्या हो रहा है उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि आपके साथ कौन सी घटना घटेगी, आप किस अवधारणा के अंदर आएंगे। अब इसमें हमें दो घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहली तो ये है कि आपका जो दोस्त था वो चला गया तो उसकी जगह पर आपने अपने नए दोस्तों को बना लिया, तो नया दोस्त आपको मिल सकता है, पहली घटना ये होगी। और जो दूसरी घटना ये हो सकती है कि नया दोस्त चला गया और उसके बाद में आपको कोई भी दोस्त नहीं मिला। तो ऐसे में आप ये जो पहली धारणा थी उसको फॉलो कर सकते हो कि दृष्टि से ओझल तो दिमाग से भी ओझल, यानी कि आंखों के सामने से गया तो दिमाग से भी गया। दूसरी अवधारणा ये है कि जो दूरियां होती हैं, जो डिस्टेंस होता है, वो दो व्यक्तियों के बीच में जो प्यार होता है, जो लव होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा गहरा बनाती हैं। तो इसकी वजह से जो दूसरी घटना है वो आपको जो दूसरी अवधारणा है उसके अंदर फिट करेगी।
अब नया दोस्त अगर मिल जाता है तो आप या अन्य लोग उसे क्या कहेंगे, दृष्टि सोजर, दृष्टि से दूर तो दिमाग से भी दूर। ठीक है, इस कहावत का उपयोग करेंगे, इस धारणा का उपयोग करेंगे। अगर आपको कोई भी नया दोस्त नहीं मिल पाता है, नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे कि अपने दोस्त को दिल से प्यार करेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ, यानी कि जो इवोल्यूशन है या फिर जो डेवलपमेंट है साइकोलॉजी का, वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो मनोविज्ञान है उसका विकास दर्शन शास्त्र से ही हुआ है, यानी कि जो फिलॉसफी है उसी से साइकोलॉजी का वो उससे निकल कर आई है। अब कोई भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे इसी से निकल कर आए हैं। चाहे मैथ्स की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, साइंस, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। ठीक है, तो और सोशियोलॉजी, ये सारे के सारे इसी से निकल कर आए हैं और इसी को मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स बोला जाता है। अब मैंने आपको बताया था जो साइकोलॉजी है उसके कुछ स्टेजेस हैं, कुछ चरण हैं, इनमें इसका विकास हुआ था, इसका इवोल्यूशन हुआ था। तो जो पहला चरण था और जो दूसरा चरण था, इसमें जो साइकोलॉजी थी वो फिलोसफी का एक पार्ट थी। और जब जो इसका थर्ड फेज स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक व्यक्ति आए, विलियम वुंड, उन्होंने साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में बनाना स्टार्ट कर दिया। इसी की वजह से उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। और चौथे स्टेज में भी फिर तो जितनी भी स्टेजेस आई थी वो सारी की सारी साइकोलॉजी उसके अंदर एक मेन सब्जेक्ट के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में उभर कर सामने आने लगी। अब इसके चरण, जो पहला स्टेज है यानी कि जो पहली स्टेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये साइकोलॉजी का पार्ट था। इसमें जो साइकोलॉजी थी यानी कि जो मनोविज्ञान था उसको आत्मा का अध्ययन बोला जाता था। और ये जो स्टेजेस थी वो हमें 16वीं शताब्दी तक देखने को मिलती है। यानी कि जो 16वीं शताब्दी थी उस तक सभी लोग ये समझते थे कि जो भी साइकोलॉजी होती है जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं उसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमें देखने को मिलते हैं प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ट, ये सारे के सारे जो फिलोसोफर थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन्होंने बोला था कि जो साइकोलॉजी होती है वो आत्मा का अध्ययन यानी कि जो स्टडी ऑफ सोल होती है, वो हम इसके रूप में इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी जो स्टेज थी, इसके अंदर भी जो साइकोलॉजी थी वो फिलॉसफी का एक पार्ट था। इसके अंदर बोला गया था कि जो साइकोलॉजी है वो मन का अध्ययन है यानी कि स्टडी ऑफ माइंड। यहाँ पर हम मन के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंत तक ये परिभाषा चलती रही थी। अब इसमें पैम्पनोजी, थॉमस रेड, ये सारे के सारे जो फिलोसोफर थे उन्होंने अपने तर्क दिए थे किस तरीके से जो साइकोलॉजी होती है, मन का अध्ययन होता है, मन के बारे में, मन की जो संरचना होती है उसके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। अब जो तीसरी जो इसकी स्टेज आई थी, इसमें ये कहा गया था कि जो साइकोलॉजी है वो एक मेन सब्जेक्ट के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में उभर कर सामने आता है। इसमें जो साइकोलॉजी थी उसको चेतना यानी कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई जो व्यक्ति है वो अपने आप में अवेयर है, कॉन्शियस है, तो उसके अध्ययन के बारे में बात की जाती है। और ये 19वीं शताब्दी तक डेफिनेशन चलती रही थी। अब इसमें क्या होता है, मनोविज्ञान होता है उसको दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया जाता है इस वाली स्टेज से, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। अब क्या होता है कि जो साइकोलॉजी होती है उसके फादर या फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी होती है, उसको वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है विलियम वुंड को। यानी कि विलियम वुंड को ही जो मनोविज्ञान होता है उसका पिता कहा जाता है, या फिर जो हम कह सकते हैं जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान होता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी होती है, उसके फादर कहा जाता है। अब इन्होंने दो महत्वपूर्ण काम किए। सबसे पहला तो था कि दर्शन शास्त्र को जो दर्शन शास्त्र से एक विषय को अलग किया जिसको मनोविज्ञान कहा गया। और मैंने आपको बताया था 1879 में लिप्जिंग जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी उसको खोला गया था, और वहाँ पर जो कुछ व्यक्ति आते थे उनका ये परीक्षण करते थे, उनको सुलाकर, उनको लेटाकर, आंखें बंद करवाकर उनसे कुछ प्रश्न पूछते थे कि कोई व्यक्ति अपने बारे में कितना अवेयर है। ठीक है, और इस चीज़ को, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। अब जो फोर्थ स्टेजेस आई थी, यानी कि जो स्टेज 4 थी, चरण चौथा था, उसके अंदर ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगा था। अब यहाँ से अब इसको मनोविज्ञान जो आया था इसमें कहा गया था कि जो व्यवहार था उसका अध्ययन साइकोलॉजी होती है, यानी कि द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। इसमें हम व्यक्ति के जो बिहेवियर होते हैं, व्यवहार होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक जो डेफिनेशन चलती आ रही है वो यही आती है कि मनोविज्ञान क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है। इसमें विलियम मैकडूगल, सिगमंड फ्राइड, ये सब व्यक्ति इसके अंदर आते हैं। यानी कि आज के टाइम पे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हमें देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें विलियम जेम्स वगैरह भी आएंगे जो आपकी बुक में दे रखे थे। ठीक है, तो आप उन चीज़ को ध्यान रखना। अब विलियम वुंड थे, वो चेतना अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने आप में कितना अवेयर है उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट जगा रहे थे कि हमें प्रयोगशाला के अंदर इन चीज़ों को देखना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। मन के निर्माण की इकाइयों यानी कि अलग अलग जो यूनिट्स थी
किस तरीके से हमारा जो ब्रेन है, जो माइंड है वो बनता है, उसके बारे में ये विश्लेषण करना चाहते थे, अध्ययन करना चाहते थे। तो वुंड के समय में जितने भी वैज्ञानिक थे, यानी कि जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, वो इंट्रोस्पेक्शन विधि को उपयोग करके जो मन की संरचना थी उसके बारे में बात करते थे। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अपने अंदर झांक कर देखना कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। और जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो मन की संरचना पर ध्यान देते थे, उस जितने भी वो स्टडी करते थे, विश्लेषण करते थे, उनका जो मुख्य हम ये कह सकते हैं केंद्रीय विषय जो था वो था मन की संरचना, यानी कि जो हमारा मन है वो किस तरीके से बन रखा है उसके बारे में जो अध्ययन करते थे उनको संरचनावादी कहा गया। यानी कि विलियम वुंड के टाइम के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, वो सारे के सारे संरचनावादी कहलाए, जिन्होंने विलियम वुंड के साथ मिलकर उनकी विचारधारा पर काम किया था। अब हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है। तो अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं की जांच करना, यानी कि कोई व्यक्ति अपने बारे में कितना अवेयर है, अपने बारे में कितना जानता है, वो आता है हमारे इंट्रोस्पेक्शन विधि के अंदर। और इसका जो यूज़ था वो संरचनावादी जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा किया जाता था। इसे ये जो पद्धति इंट्रोस्पेक्शन उसको कम वैज्ञानिक माना गया था, क्योंकि अंतर्निरीक्षणीय जो विवरण होता है उसका सत्यापन बाह्य प्रेक्षकों द्वारा संभव नहीं होता है। अब इसमें हम बात कर सकते हैं कि ये कम वैज्ञानिक क्यों है। जैसे सपोज करो उन्होंने कोई एक व्यक्ति को लेटाया, उसके बारे में उस पर इंट्रोस्पेक्शन जो विधि थी, ठीक है, अंतर्निरीक्षण जो विधि थी उसका उपयोग किया। अब उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर वो व्यक्ति, हमें उससे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप अहंकारी हो, तो व्यक्ति कहेगा मैं नहीं हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, वो व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है, और जो झूठ बोल रहा है उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। यानी कि कोई भी जो वो विचार दे रहा है, कोई भी बात बता रहा है, तो उसको हम बाहरी विवरण जो होते हैं, ठीक है, तो उसको हम सत्यापित नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से ये कम वैज्ञानिक मानी गई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है अगर उसका आईक्यू ज़्यादा तेज है, दिमाग ज़्यादा तेज है, तो वो वहाँ पर झूठ बोल सकता है और उसके झूठ को पकड़ा नहीं जा सकता। तो इसकी वजह से जो इंट्रोस्पेक्शन विधि थी उसको कम माना गया था, ठीक है। हालांकि ये काम करती है, ये हमारी जो सेल्फ डेवलपमेंट में आता है वो काम आता है कि आप अपने बारे में कितना अवेयर हो, तो वहाँ पर हम इसको कह सकते हैं। लेकिन दूसरे के जो विचारों होते हैं उनको समझना और उनको अप्लाई करना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। अब यहाँ पर विलियम जेम्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि मन के अध्ययन के लिए हम एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच होती है वो उसका विकास करते हैं, यानी कि जो प्रकार्यवादी जो उपागम होता है उसका डेवलपमेंट इनके द्वारा किया जाता है। और ये कहते हैं कि जो मानव का जो मन होता है उसकी संरचना के बजाय हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जो हमारा मन होता है वो क्या काम करता है और व्यवहार होता है वो वातावरण से किस तरीके से प्रभावित होता है। यानी कि जो हमारा जो व्यवहार होता है वातावरण से किस तरीके से बनता है, उससे शेप लेता है, और जो वातावरण होता है वो हमारे व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित करता है, इस चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए। यानी कि अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं विलियम वुंड ने इंट्रोस्पेक्शन विधि का उपयोग किया था, और जो भी उनके बाद में जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए जैसे विलियम जेम्स आए, उन्होंने क्या कहा कि हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि मन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ना कि इस पर कि मन किससे बना है, किन किन यूनिट से बना है, ठीक है। अब इसके बाद में जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी वो आती है। अब इसका जो एक सेपरेट चैप्टर है जिसको हम चैप्टर 5 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो कि हमारे आसपास की जो दुनिया होती है, जो वर्ल्ड होता है, उसको समझने की कोशिश करता है, ठीक है, और उसी के एट सेम टाइम जो मानव मन होता है और व्यवहार होता है उसको समग्र रूप में देखने का काम करता है। यानी कि हमारे आसपास में जो भी वातावरण होता है और किस तरीके से हम काम करते हैं, किस तरीके से हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो काम करता है, उसको एक यूनिट के रूप में देखता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 5 के अंदर। अब इसके बाद में कुछ जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे वो आते हैं, यानी कि व्यवहारवाद मनोविज्ञान का यहाँ पे विकास होता है, और इसके अनुसार सभी व्यवहार कंडीशनिंग के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यानी कि कुछ ये कह सकते हैं कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हमारा व्यवहार काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। और कंडीशनिंग जो होती है पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से होती है। कंडीशनिंग को हम बेसिकली कह सकते हैं शर्ती आधार पर, यानी कि कुछ हमारे आसपास चीज़ें होती हैं और उनको प्राप्त करने के लिए जो भी हमारा व्यवहार होता है वो काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से व्यवहारवाद मनोविज्ञान की बात की जाती है। व्यवहारवादियों का मानना है कि हमारे कार्य पर्यावरण द्वारा आकार लेते हैं, यानी कि पर्यावरण में जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उन्हीं के माध्यम से हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारा व्यवहार प्रकट होता है, हमारे सामने आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं।
अब 1910 के आसपास जॉन वॉटसन थे, जेबी वॉटसन, जिनको जो व्यवहारवाद होता है उसका पिता माना जाता है, उन्होंने मन एवं चेतना के विचारों को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया, उसको नकार दिया। यानी कि इन्होंने कहा था कि मन और जो चेतना होती है उसको साइकोलॉजी से कोई मतलब नहीं होता है। साइकोलॉजी में हम मन का अध्ययन या फिर जो चेतना होती है, कोई व्यक्ति अपने बारे में कितना अवेयर है, उसको हम इसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। हम इसमें स्टडी करते हैं कि जो व्यवहार होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम करते हैं। व्यवहार जो होते हैं जिनका मापन किया जा सके, उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो ये जेबी वॉटसन या फिर जॉन वॉटसन ने बोला था। अब साइको एनालिटिकल थ्योरी जो आती है वो सिगमंड फ्रॉइड देते हैं। इसमें बोला जाता है कि जो व्यक्ति होते हैं उसको जो जितने भी व्यवहार होते हैं उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का। यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए जितने भी बिहेवियर्स होते हैं वो काम करते हैं। अब जो मानव स्वभाव होता है उसको आनंद प्राप्ति, बहुधा लैंगिक, जिसको लेबिडो बोला जाता है, उस इच्छाओं की संतुष्टि के लिए अचेतन इच्छाओं द्वारा प्रेरित बताया था। यानी कि जो व्यवहार होता है वो जो लैंगिक हमारी इच्छाएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए, जो लैंगिक संतुष्टि होती है उसको प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित कहा था। अब इसमें जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने कुछ जो 5 स्टेजेस थी, ओरल थी, ठीक है, जेनिटेल थी, इस तरीके की सारी स्टेजेस इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मनोविश्लेषणवाद था वो काम करता है, और इसके जो फादर थे वो कौन थे, वो थे सिगमंड फ्रॉइड। यहाँ पर बस इस चीज़ को ध्यान रखना, इन्होंने एक टर्म दी थी जिसको बोलते हैं लिबिडो, और ये बेसिकली जो सेक्सुअल डिजायर्स थी उनके लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसके बाद में मानवतावादी दृष्टिकोण आया। मानवतावादी दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें हम जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, ठीक है, संपूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर जोर देते हैं, यानी कि इंडिविजुअल जो ह्यूमन होता है उसके उस पर वो जोर देते हैं, और उसके जो कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, ठीक है, उसके बारे में उनकी जो इच्छाएं होती है, आत्म जागरूकता होती है, रचनात्मकता होती है, व्यक्तिगत विकास की जो क्षमता होती है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके लिए अगर हम बात करते हैं अलग अलग जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में बात कर सकते हैं, तो उनके जो गुण थे वो अलग थे, वो अहिंसात्मक जो तरीके होते थे, व्यवहार होता था उसको अपनाते थे। उनकी जो इच्छा थी वो अलग थी, वो आत्म जागरूकता वाले व्यक्ति थे, अपने बारे में पूरा जानते थे, चिंतन मन से जानते थे, और उनके अंदर अलग अलग जो कह सकते हैं एक्टिविटीज़ थी, क्रिएटिविटी थी, जिसके माध्यम से वो अपने कामों को करते थे। तो इसकी जो क्षमता होती है उसके अध्ययन, क्षमताओं के जो अध्ययन का केंद्र होता है वो मानवतावादी दृष्टिकोण के अंदर आता है। इसमें हम व्यक्ति के जितने भी विशिष्ट गुण होते हैं, उनकी जो इच्छा होती है, जागरूकता, रचनात्मकता, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो भारत में मनोविज्ञान था उसका विकास किस तरीके से स्टार्ट हुआ था इसके बारे में हम समझेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंडियन जो फिलॉसफी है और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा क्या पूरा ही फ़र्क है, दोनों आपस में अपोजिट हैं। तो भारतीय दार्शनिक विचारधारा आध्यात्मिक मुक्ति और आत्मा के परमात्मा के मिलन पर जोर देती है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो पाश्चात्य सांस्कृतिक विचारधारा है वो विज्ञान पर, तार्किकता पर और जो मानव अध्ययन होता है उस पर जोर देने का काम करती है। यानी कि जो हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है वो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी पर, जो हमारी जो सोल होती है उसको गॉड से मिलाने पर फोकस करती है। यानी कि मानव का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो क्या होता है, भगवत प्राप्ति, यानी कि भगवान को प्राप्त करना ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न साइकोलॉजी फिलॉसफी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं वो साइंस पर, तार्किकता पर, यानी कि जो रैशनल थिंकिंग होती है उस पर फोकस करते हैं, और व्यक्ति का जो अध्ययन होता है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया में बात करते हैं, इसका जो हम कह सकते हैं जो औपचारिक अध्ययन था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1915 से स्टार्ट हुआ था, और एक जो डिपार्टमेंट था दर्शन शास्त्र विभाग उसके माध्यम से चलता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का विकास हुआ था भारत के अंदर, और जो प्रायोगिक यानी कि जो अप्लाइड साइकोलॉजी थी उसका पाठ्यक्रम भारत के अंदर शुरू हुआ था, ठीक है। अब फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी किसको बोला जाता है, डॉक्टर NN सेनगुप्त को बोला जाता, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पर जो साइकोलॉजी थी उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया था भारत के अंदर, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक 1916 के अंदर और एक 1938 के अंदर। तो 1916 में पहला मनोवैज्ञानिक विभाग था वो आया था। इससे पहले क्या हुआ था, जब साइकोलॉजी की स्टार्टिंग हुई थी, उसका जो शुरुआत हुई थी भारत के अंदर, तो दर्शन शास्त्र जो विभाग था यानी कि जो फिलॉसफी का डिपार्टमेंट था कोलकाता विश्वविद्यालय के अंदर, उसके अंदर होता था। लेकिन 1916 में ही जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट था उसको बना दिया गया, और उसके बाद 1938 में जो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान यानी कि जो अप्लाइड
मनोविज्ञान था, अप्लाइड जो साइकोलॉजी थी उसका विभाग यहाँ पर बना दिया गया था और उसकी स्टडी शुरू हो गई थी। अब जो प्रोफेसर बोस थे उन्होंने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में कर दी थी। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण काम था और ये जो प्रोफेसर बोस थे वो सिगमंड फ्रॉइड से उनके साथ काम किया था उन्होंने, ठीक है, तो उनके विचार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने साइको एनालिटिकल जो थ्योरी थी उसके बेस पर इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन का निर्माण किया था। अब एक व्यक्ति थे दुर्गानंद सिन्हा और इंडियन साइकोलॉजी के अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान माना जाता है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंसेस, यानी कि साइकोलॉजी एक तृतीय विश्व के अंदर भारत के जो अनुभव होते हैं उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की थी, किस तरीके से भारत में साइकोलॉजी का विकास हुआ था। अब इन्होंने कुछ चरण बताए थे, इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। भारत में मनोविज्ञान का जो विकास हुआ था वो कुछ अलग अलग चरणों के अंदर हुआ था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया था 1947 से पहले का, यानी कि जो भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम की, और 1960 तक दूसरा चरण आया था, यानी कि 1947 से लेकर 1960 तक। जो तीसरा चरण चला था वो 1960 से 70 यानी कि 10 साल के आसपास का था, और 1970 के बाद में चौथा चरण यानी कि आज तक जो चलता आ रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बात की थी। अब हम एक एक के बारे में समझते हैं कि 1947 से पहले उन्होंने जो भी बातें बताई थी इसके अंदर क्या हुआ था, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान था उसके बारे में स्टडी की जाती है भारत के अंदर, यानी कि जो अप्लाइड जो साइकोलॉजी है, मानव का जो बिहेवियर है उसके बारे में समझने की कोशिश की जाती है। और साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता था भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर क्या था उस टाइम पर ब्रिटिश का रूल था। भारत में एक औपनिवेशिक व्यवस्था थी, उसके अंदर जो भी काम करने का काम जो भी काम होता था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनुसंधान या फिर रिसर्च पर फोकस करते थे। अब जब 1960 का जो दूसरा चरण आया था 1960 तक वाला, 1947 से 60 तक के बीच में उन्होंने जो मनोविज्ञान के अलग अलग जो शाखाएं थी उनका भारत के अंदर विस्तार हुआ था, यानी कि अलग अलग जो लोग थे वो उन शाखाओं के बारे में उसके स्टडी करने लगे, उसके बारे में रिसर्च करने की उन्होंने शुरुआत कर दी थी। फिर 1960 से 70 के बीच में जो स्टेज आई थी उसमें क्या हुआ था कि जो मनोविज्ञान था उसमें जो भारतीय विचार थे उनकी शुरुआत हो गई थी। भारत के अंदर भी मनोविज्ञान का हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल काम नहीं हुआ था। अगर प्राचीन टाइम्स अगर हम देखते हैं, आपने पढ़ा होगा बुक में पढ़ोगे, जब इसकी रीडिंग करोगे तो उसमें समझोगे कि भारत के अंदर भी मनोविज्ञान के अंदर भारत ने अलग अलग जो विचार थे उनको दिया था। बस फर्क इतना था कि अगर हम वर्ल्ड के लेवल पर बात करते हैं तो भारत के जो विचार थे उनको इतना महत्व नहीं दिया गया था, और जो भी वेस्टर्न जो फिलॉसफी थी उसमें साइकोलॉजी के अंदर जो भी थॉट दिए गए थे उनको प्राथमिकता दी गई थी, उनको प्रायोरिटी दी गई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, भारत के जो विचार थे उनको महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन भारत के अंदर ये काम होना शुरू हो गया था, भारत के जो लोग थे मनोविज्ञान के अंदर भारतीय विचारों को समाहित करने लगे, उनको शामिल करने लगे। फिर 1970 के बाद में जो चरण आया था उसमें जो मनोविज्ञान था उसका भारतीय जो स्वरूप था वो सामने निकल कर आने लगा। जो भी भारतीय मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग जो थ्योरीज दी वो देने लगे, अलग अलग जो भी मनोविज्ञान में जो बिहेवियर होता है उसके परीक्षण के जो टेस्ट होते हैं उनको विकसित करने लगे। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा भारत में जो मनोविज्ञान था, साइकोलॉजी थी, उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में। अब ये जो शाखाएं होती हैं इनका मतलब क्या होता है कि अलग अलग जो ब्रांचेज होती हैं, किन किन एरियाज में हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला जो ब्रांच आती है वो आती है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो भी हमारी मेंटल प्रोसेस होते हैं, मन से संबंधित जितनी भी चीज़ होती हैं उनको हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। जैविक मनोविज्ञान के अंदर जो भी हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है, किस तरीके से वो मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं, हमारी जो साइकोलॉजी होती है, हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको प्रभावित करते हैं। तो इस चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा जाता है। फिर जो तीसरी ब्रांच है वो है विकासात्मक मनोविज्ञान, यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब इसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर और मृत्यु तक जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात की जाती है, किस तरीके से मन जो व्यक्ति होता है उसका विकास होता है, और अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टेजेस में जो व्यक्ति के विचार होते हैं, उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, तो उनके बारे में स्टडी की जाती है विकासात्मक या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक संदर्भों को महत्व दिया जाता है, यानी कि अलग अलग समाज में व्यक्ति जो होते हैं आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरीके से आपस में रिलेशन बनाते हैं, आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, संबंधों को स्थापित करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं। दूसरी आती है अतः सांस्कृतिक
एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान, यानी कि अलग अलग जो संस्कृतियाँ होती हैं, ठीक है, संस्कृति का मतलब क्या होता है, एक होलिस्टिक रूप होता है जिसमें हमारा पहनने का तरीका, खाने पीने का, हमारे रीति रिवाज, त्यौहार, ये सब आ जाते हैं। तो अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे में किस तरीके से जो त्यौहार होते हैं, जो संस्कृतियाँ होती है उसमें एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। और अंतर सांस्कृतिक यानी कि अलग अलग जो क्रॉस कल्चर्स की जो बात करते हैं, जहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, तो वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं। फिर आता है पर्यावरणीय मनोविज्ञान, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी विचार होते हैं, विचारों के बारे में अध्ययन करने का काम होता है, वो यहाँ पर किया जाता है। किस तरीके से वो पर्यावरण जो होता है हमारे विचारों को प्रभावित करता है। पर्यावरण जैसे अगर हम बात कर सकते हैं, जैसे पर्यावरण जो होता है उसके संरक्षण की बात करी जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से किस तरीके से जो पर्यावरण होता है हमारे जो विचार होते हैं उनको प्रभावित करता है, और जो मानव व्यवहार होते हैं वो किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा जाता है। उसके बाद स्वास्थ्य मनोविज्ञान, यानी कि जो हेल्थ होती है उससे संबंधित हमारी जो हेल्थ होती है वो हमारे बिहेवियर को किस तरीके से प्रभावित करती है, हमारा जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके से हेल्थ को प्रभावित करता है, उन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा जाता है। फिर आता है नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान, यानी कि अगर किसी को कोई समस्या है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो किस तरीके से हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, किस तरीके से उनको हम ट्रीट कर सकते हैं साइकोलॉजी के थ्रू, वो देखा जाता है। फिर आता है औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान। अब इसमें क्या आता है, कोई भी जो व्यक्ति होता है किसी संगठन के अंदर जुड़ा होता है, अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, उद्योग होते हैं, उनके अंदर अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है, काम करने का उनका तरीका क्या होता है, वो चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं। फिर आता है सब शैक्षिक मनोविज्ञान, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान, मन के जो विचार होते हैं, ठीक है, जो बिहेवियर होते हैं उनको समझने की कोशिश की जाती है। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी जो व्यक्ति होगा, अगर उसके अंदर जो भी हम ये कह सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसको नहीं समझा जाएगा, बच्चे को नहीं समझा जाएगा, तो उसकी जो एजुकेशन होगी अच्छी नहीं होगी, आने वाले टाइम पर वो एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा, ठीक है, उसके अंदर जो समझ होगी वो विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है क्रीड़ा मनोविज्ञान, यानी कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है वो आती है। इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जो खेल होते हैं वो हमारे विचारों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ आती हैं अगर हम खेलों को खेलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कई सारी और ब्रांचेज आती हैं, अलग अलग जो शाखाएँ होती हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसमें एविएशन साइकोलॉजी आता है, फिर अंतरिक्ष मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, ग्रामीण मनोविज्ञान, ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब मनोविज्ञान का अन्य जो विषय होते हैं उनके साथ क्या संबंध होता है, कि रिलेशन क्या होता है जो साइकोलॉजी होती है उनके अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में। तो इसमें सबसे पहले हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे, राजनीतिक जो विज्ञान होता है उसके बारे में बात करेंगे, वो किस तरीके से साइकोलॉजी से संबंधित है। साइंस, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संगीत एवं कला, फिर स्वास्थ्य, न्याय और अपराध शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी, दूरसंचार और दर्शन। तो ये है साइकोलॉजी, और आप ये देख सकते हो किस तरीके से रिलेटेड है। एजुकेशन से है, इकोनॉमिक्स से है, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, उसके बाद आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, मेडिसिन एवं साइकेट्री, फिर कंप्यूटर साइंस, फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस, इनसे रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे एक एक करके कि मनोविज्ञान के साथ अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले फिलॉसफी और जो साइकोलॉजी है उसमें क्या रिलेशन होता है। आपको बता चुका हूँ किस तरीके से जो फिलॉसफी होती है वो होती है हमारी जो विचार होते हैं, नए नए जो विचार होते हैं वो उभर कर आते हैं, वो फिलॉसफी के अंदर हम पढ़ते हैं, और मानव के जो व्यवहार होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो हम जो साइकोलॉजी होती है उसके अंदर पढ़ते हैं। दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान का जो उदय हुआ है वो हुआ है और वहीं से वो निकल कर आया है। तो दर्शन को ज्ञान की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन की प्रकृति से संबंधित होती है, यानी कि अलग अलग जो कंडीशंस होते हैं हमारी लाइफ के बारे में उनसे संबंधित जो भी विचार देने का काम किया जाता है वो दर्शन के अंदर किया जाता है। एक जो दार्शनिक होता है वो किसी विषय के बारे में सत्य स्थापित करने के लिए विभिन्न जो संभावनाएं होती है उनका पता लगाने का काम करता है, यानी कि अगर कोई काम हो रहा है, कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे क्या कारण होता है, ठीक है। तो अलग अलग जो संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उनके बारे में बात की जाती है दर्शन के अंदर। अगर हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मानव मन और उसकी जो अभिव्यक्ति होती है उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव के मन के बारे में क्या बात की जाती है, उसकी अभिव्यक्तियाँ होती है यानी कि जो व्यवहार होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। एक जो मनोवैज्ञानिक होता है वो ये समझने की कोशिश करता है कि जो पर्यावरण होता है वो मानव मन को किस तरीके से प्रभावित करता है, या फिर जो पर्यावरण में कोई भी जो व्यक्ति होता है वो किस तरीके से काम कर सकता है, पर्यावरण के अलग अलग जो कारक होते हैं वो किस तरीके से मानव मन को प्रभावित करते हैं, वो साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। अब समाजशास्त्र और
मनोविज्ञान होता है यानी कि जो सोशियोलॉजी है और जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो समाजशास्त्र होता है जो समाज से संबंधित होता है, मनोविज्ञान जो होता है व्यक्ति से संबंधित होता है। सबसे सिंपल चीज़ तो ये होगी। ठीक है, अगर आपने मैंने जो सोशियोलॉजी है उसको पढ़ाया, वहाँ पर भी मैंने ये पॉइंट बताया था कि जो सोशियोलॉजी और जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से आपस में रिलेटेड होती है। जो समाजशास्त्र होता है सामाजिक व्यवहार से संबंधित होता है और मनोविज्ञान होता है वो व्यक्तिगत जो व्यवहार होते हैं उससे संबंधित होता है। समाजशास्त्र में अलग अलग जो सामाजिक संगठन होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती है, समूह होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उनका अवलोकन, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और जो मनोविज्ञान होता है उसमें क्या होता है, मानव का जो व्यवहार होता है उसके बारे में पता किया जाता है और मानव के व्यवहार को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके बारे में उसकी जाँच की जाती है। अब जो राजनीतिक विज्ञान होता है और जो मनोविज्ञान होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, समाज में राजनीतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, नीतियां होती हैं, सरकार के जो कार्य होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये हम राजनीतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। और मनोविज्ञान के अंदर क्या होता है, व्यक्ति के जो सामाजिक व्यक्ति की जो मानसिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो व्यवहार होते हैं, सामाजिक जो स्थितियां होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब ये एक होलिस्टिक तरीके से दोनों एक साथ मिलकर एक क्या काम करते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग जो मानसिक जो प्रभाव होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं व्यक्ति के अंदर, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो मानव व्यवहार होता है यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो नीतियों को किस तरीके से प्रभावित करने का काम करता है। तो यहाँ सर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के बारे में, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है और जो मनोविज्ञान है वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। तो अर्थशास्त्र इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि पैसे, संसाधनों और बाजारों के बारे में विकल्पों को कैसे प्रभावित किया जाता है। यानी कि जो अलग अलग जो हमारे विचार होते हैं वो हमारे पैसों से संबंधित जो विचार होते हैं, संसाधन से संबंधित जो विचार होते हैं, बाजारों से संबंधित जो विचार होते हैं किस तरीके से प्रभावित होते हैं। मनोविज्ञान क्या होता है, विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को देखता है। अब ये होलिस्टिक तरीके से क्या बात करते हैं, ये एक साथ आते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि लोग क्यों खरीदते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं सामान को क्यों खरीदते हैं, ये हमारी संसाधन से रिलेटेड हो जाता है। और इनके पीछे खरीदने के पीछे जो तर्क होता है वो मनोविज्ञान के अंदर आ जाता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ ये रीजन बताते हैं कि जो लोग होते हैं वो सामान क्यों खरीदते हैं, बचत करने का काम क्यों करते हैं। बचत करने का जो काम होता है वही होता है। उनके अंदर एक विचार आता है कि आने वाले जो हमारे जो पीढ़ी होगी, भावी पीढ़ी होगी, हमें उनके लिए कुछ बचाकर उनको देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं निवेश क्यों करते हैं और आर्थिक जो निर्णय होता है वो कैसे लेते हैं, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, कौन कौन से ऐसे विचार होते हैं उनको ध्यान में रख के जितने भी निर्णय होते हैं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित उनको किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। अब मनोविज्ञान और शिक्षा के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो मनोविज्ञान अध्ययन करता है कि लोग कैसे सीखते हैं, सोचते हैं और व्यवहार करते हैं। शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो शिक्षा होता है, तो शिक्षकों को अलग अलग जो शिक्षक होते हैं वो छात्रों के बारे में, उनके जो व्यवहार होता है, उनका जो मन होता है, मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, उनकी जो भावनाएं होती हैं उनको समझने में कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आते हैं और वहाँ पर वो बच्चों के बिहेवियर, उनको गाइडेंस, उनकी जो काउंसलिंग करने का काम होता है वो करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ आते हैं और यह शिक्षण विधियों का मार्गदर्शन करता है। यानी कि अगर आप आगे टीचिंग के बारे में बात करोगे, टीचिंग सेक्टर में जाओगे, टीचिंग लाइन में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा पैडागोजी, वहाँ पर आपको जो साइकोलॉजी होती है वो काफ़ी अच्छे से डीप में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचिंग मेथड्स होते हैं अलग अलग जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं और जो स्टूडेंट्स की जो नीड्स होती है यानी कि उनकी जो आवश्यकताएं होती है उनके अनुसार जो भी वातावरण बनाने का काम होता है वो किया जाता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब संगीत और कला से किस तरीके से रिलेट होता है हमारी साइकोलॉजी, तो जो मनोविज्ञान होता है वो अध्ययन करता है कि संगीत और जो कला होता है वो हमारी भावनाओं, विचारों को और जो व्यवहार होते हैं उनको किस तरीके से प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि आप कभी एंजियस फील करते हो, एंजाइटी होती है, आपको स्ट्रेस फील होता है, स्ट्रेसफुल फील होता है, तो आप उस टाइम पे म्यूजिक सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो, या फिर आपकी जो हॉबी होती है ड्राइंग बनाने की उनको कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका जो माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसके बाद आपका जो बिहेवियर होगा वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से संगीत और जो कला होती है मनोविज्ञान के साथ में एक दूसरे से रिलेटेड होती है और ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि संगीत या फिर जो कला रूपों का आनंद हम क्यों ले पाते हैं, यानी कि हमारा मन जो होता है इन चीज़ों को क्यों पसंद करता है। और हम चाहे कितने भी स्ट्रेसफुल हों, चाहे कितने भी हम डिप्रेशन में हों, ठीक है, तो एंजियस हों, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए जो सबसे बेस्ट थेरेपी है वो है संगीत या फिर म्यूज़िक। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे भावनाओं को किस तरीके से प्रभावित करने का काम करती हैं, तो इन चीज़ों का पता लगाया जाता है मनोविज्ञान की सहायता से। अब न्याय और अपराध शास्त्र में किस तरीके से काम किया जाता है मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी को किस तरीके से जो न्याय डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर जो जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिस्टम होती है उसमें लाया जाता है। और जो क्रिमिनोलॉजी होती है यानी कि
अपराधों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो अपराध शास्त्र कहलाता है। तो इसमें ये समझने की कोशिश की जाती है कि जो न्याय होता है वो समाज में निष्पक्षता और अधिकारों की बात करता है, यानी कि समाज में सभी के साथ निष्पक्ष तरीके से व्यवहार किया जाए और किसी के भी अधिकार का हनन ना हो। अपराध शास्त्र होता है, अपराधों का अध्ययन होता है, ठीक है। और इसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जो लोग होते हैं वो कानून क्यों तोड़ते हैं, कानून को तोड़ने के पीछे क्या रीज़न होता है, ठीक है, कौन से तर्क होते हैं जो लोग देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपस में रिलेट होता है। दूसरा होता है स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य जो होता है हमारे मनोविज्ञान को किस तरीके से प्रभावित करता है। मैंने जो आपको स्टोरी बताई थी उसमें द लास्ट लीफ, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो हेल्थ होती है वो मनोविज्ञान से, हमारे जो बिहेवियर होता है वो मनोविज्ञान से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। अगर आपका जो बिहेवियर है अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप उस टाइम पर मतलब ये कह सकते हैं आपकी जो हेल्थ होगी वो अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्या होता है, यह तनाव मुकाबला तंत्र, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव जो सिस्टम होता है जिसमें हम काम करते हैं, और जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उनके पीछे जो कारक होते हैं उनकी पड़ताल करता है स्वास्थ्य के अंदर। और मनोविज्ञान ये समझने की कोशिश करता है, ठीक है, उसमें ये योगदान देता है कि स्वस्थ व्यवहार को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि किस तरीके से हम उसको बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो मनोविज्ञान को, जो हमारा व्यवहार होता है उसको बढ़ा सकता है, उसमें काम कर सकता है। जो पुरानी बीमारियां होती हैं उनको किस तरीके से उपचार किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। और जो जीवन की जो गुणवत्ता होती है, यानी कि जो एक अच्छी लाइफ होती है, हम उसको कैसे जी सकते हैं, किस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात की जाती है। अब कंप्यूटर विज्ञान के बारे में अगर हम बात करते हैं, साइकोलॉजी से किसके तहत इससे रिलेटेड होती है। साइकोलॉजी में हम मन के बारे में पढ़ते हैं, हमारे जो व्यवहार होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, नए नए जो विचार आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो मन से हमारे संबंधित जितने भी विचार आते हैं, ठीक है, उनको लागू करने की जो परमिशन होती है वो मनोविज्ञान देता है। और आगे जाकर जो टेक्नोलॉजी होती है, कंप्यूटर साइंस होती है, उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो मनोविज्ञान मानव संज्ञान, व्यवहार और अवधारणा में अंतर्दृष्टि, यानी कि जो इंसाइट्स होती हैं, नए नए जो थॉट्स होते हैं उनको डेवलप करने का काम करता है। जो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, यानी कि जो हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उसको डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। जैसे आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि हमारे अलग अलग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती हैं वो डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो उनको डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है मनोविज्ञान। और कंप्यूटर विज्ञान इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को उन प्रौद्योगिकियों में को विकसित करने के लिए लागू करता है, ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए ये काम करता है। अब मनोविज्ञान और जनसंचार जो होता है आपस में किस तरीके से रिलेटेड होता है, तो आप ये देखो जनसंचार का माध्यम क्या, जनसंचार क्या होता है कि लोगों से किस तरीके से एक दूसरे के साथ अपने जो विचार होते हैं उनको शेयर करते हैं। तो इसके लिए प्रिंट और जो इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे जो लाइफ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमारे बड़े लेवल पर एक हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं। आज के टाइम पे हमारा जो काम होता है वो जो भी जनसंचार के माध्यम होते हैं उनके बिना नहीं हो सकता। सोशल मीडिया साइट्स आज के टाइम पे हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है, ठीक है। तो इस तरीके से आता है, तो उसके ऊपर हम जो भी कंटेंट देखते हैं तो वो हमारे चिंतन को, हमारी जो अभिवृत्तियाँ होती है, संवेग होते हैं, उनको बड़ी सीमा तक प्रभावित करने का काम करता है। यानी कि जो भी चीज़ें हम ऑनलाइन देखते हैं वो हमारी जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो थिंकिंग होती है उसको प्रभावित करती है। तो इसीलिए जितने भी समाचार पत्र के जो संपादक होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि कोई भी वो कहानी लिखते हैं समाचार बताते टाइम, तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सके कि उसके जो जितने भी विचार होते हैं, उनकी जो अभिवृत्ति होती है, उनके संवेग होते हैं, वो प्रभावित ना हो सके और पाठक उसमें रुचि लेने पर ध्यान दें, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। ये था आपका चैप्टर। अब इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो आप बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।